जी गुरुजी, बहुत बढ़िया आ रही। जी आ रही। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को अच्छे से? दृश्यते इदानीं। अस्तु। चलिए, तो आज से हल संधि का प्रकरण शुरू हो रहा है और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पीछे के पाठों को देख रहे होंगे। ठीक है जी, क्योंकि पीछे के पाठ को आप देखेंगे तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। और संधि की 2-3 कक्षाएं अभी और होनी है, तो अगले सप्ताह में खत्म हो जाएगा 3 कक्षाओं में संधि का प्रकरण। तो अभी हमने अच संधि को विस्तार से पढ़ा था, गहराई से, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। समय इस प्रकार का हो रहा है कि मैं आप सभी का टेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ, तो आप सभी अपनी तैयारी स्वयं से अच्छे से कीजिए। और कल प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है जी। कल प्रेजेंटेशन 8:30 से लेकर के 10 बजे तक होगा, तो आप सभी अच्छे से अपना विषय तैयार कर लेंगे। काफी पहले से ही विषय टलता हुआ आ रहा है, तो आप लोगों को तैयार करने में समस्या तो नहीं होगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी संधि। तो आज से हल संधि शुरू हो रही है, ठीक है। हल संधि शुरू हो रही है। ये जो यहाँ पर हल संधि में जो हल है ना, ये भी क्या है, एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार के अंतर्गत ही एक प्रत्याहार था अच प्रत्याहार, तो अच के अंदर सभी स्वर आ रहे थे, इसीलिए उसको स्वर संधि कहते हैं। और इसी प्रकार से हल के अंतर्गत ह से लेकर के हयवरट के ह से लेकर के और अंतिम वाला जो हल है वहां तक क्या होते हैं, सभी के सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसीलिए हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं, है ना। तो हल संधि को व्यंजन संधि क्यों कहते हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक समझ जाएंगे, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है जिसके अंदर सभी व्यंजनों का ग्रहण हो जाता है, इसीलिए इसको व्यंजन संधि कहा जाता है। ठीक है जी। अब इतना आप सभी समझ गए होंगे। और अब हल संधि के अंतर्गत जो पहली संधि हमारी आती है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं, सूत्र के अनुसार देखते हैं, क्योंकि इन संधियों का कोई विशेष परिभाषा मतलब जो हेडिंग होती है वो आप लोगों को अभी समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए सीधा सूत्र शुरू करते हैं और संधियों को देखते जाते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहली जो संधि है हमारी आज की, वो है हल संधि के अंतर्गत, एक बार मिटा दूं मैं इसे। हल संधि के अंतर्गत सबसे जो प्रथम संधि है वो क्या है, स्तोह। आप सभी नोट कर लेंगे, अथवा रचनानुवाद कौमुदी में पीछे लिखा भी हुआ है, लेकिन अभी अभी नोट कीजिए, जैसे जैसे मैं नोट करा रहा हूँ ना वैसे नोट कीजिए, और कहीं नहीं देखना है आप सभी को, केवल इसी बोर्ड पर देखते जाइए और नोट करते जाइए। स्तोह, श्चुना, श्चुः। ठीक है जी। स्तोह, श्चुना, श्चुः ये एक सूत्र है अष्टाध्यायी का, जो व्यंजन संधि का कुछ नियम उपस्थित करता है हमारे सामने, है ना। तो सूत्र के क्या है, सभी पदों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो ये जो स्तोह है, इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, ठीक है। स्तोह में क्या है, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। श्चुना में क्या है, तृतीया विभक्ति का एक वचन है ना, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। और श्चु में क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। ठीक है जी। स्तो में षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, और अंतिम जो है श्चु में क्या है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, है ना। तो स्तो में दो बातें कह रहे हैं ये, है ना।
स्तो में क्या कह रहे हैं? एक तो कह रहे हैं तालव्य सकार, ठीक है, और आगे कह रहे हैं ये जो तो है ना, स्तोहो, तो इसमें क्या है, मूल शब्द क्या है इसका? तू है ना, आधा स है, हलंत स है, और आगे क्या है? तू। तू का मतलब क्या होगा? तू से हम लोग त वर्ग का ग्रहण करेंगे, है ना। तू का मतलब क्या होता है? त वर्ग का हम सभी को ग्रहण करना है। तो स्तु का ही षष्ठी विभक्ति में द्विवचन में क्या रूप बनेगा? स्तोहो, गुरवोहो। गुरु का जैसे बनता है गुरवोहो, ऐसे ही स्तुह का बनेगा स्तोहो, ठीक है जी। तो इसमें कह रहे हैं कि स और त वर्ग, आगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि स अथवा त वर्ग के स्थान पर, है ना। षष्ठी का क्या मीनिंग निकल करके आता है? के स्थान पर, है ना। तो स और त वर्ग के स्थान पर, आगे क्या है? प्रथमा का कौन सा है? ये है श्चुह, है ना। तो श्चुह क्या है? श्चुह क्या हो जाएगा? ये स और त वर्ग के स्थान पर ये तालव्य शकार और च वर्ग, है ना, वहां भी क्या है? श्चुह है, तो तालव्य शकार और च वर्ग हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें इन्होंने कही। अब इसमें सूत्र में क्या है? एक और पद आया हुआ है, श्चुना। श्चुना का मतलब क्या होता है? तृतीया विभक्ति का एक वचन है ना। तो इसमें श्चुना में जो मूल शब्द है वो क्या है? क्या है? श्चुह, है ना। श्चुह शब्द का ही तृतीया एक वचन में क्या रूप बनता है? श्चुना। तो सबसे पहले हमने दो पदों से अर्थ को निकाला कि स्तोहो श्चुह, अर्थात स और त वर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और च वर्ग हो जाता है ना। अब आगे क्या कह रहे हैं? श्चुना। श्चुना का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये तालव्य सकार जो है ना, अब इस प्रकार से एक और चीज को देखेंगे, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब श्चुना का मतलब समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग है कुछ, इसीलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है। श्चुना का मतलब क्या होता है? श्चुना का मतलब होता है कि श्चु के साथ में ना योग होने पर, श्चुना मतलब हो सकता है श्चु के साथ, है ना, ऐसा अर्थ तो आ रहा है। तृतीय विभक्ति साथ अर्थ को प्रकट करती है ना, श्चु के साथ में योग होने पर, ठीक है जी, श्चु के साथ में योग होने पर, ठीक है, समझ गए आप सभी। तो सूत्र क्या कह रहा है, फिर से एक बार समझेंगे इसको ध्यान से, क्योंकि सूत्र थोड़ा सा हल्का सा अजीब है, इसलिए थोड़ी सी समस्या होगी समझने में, कठिन नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्तोहो मतलब षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, इसीलिए स और त वर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और च वर्ग हो जाता है, ठीक है। और किसके साथ में इसको संधि कर रहे हैं, किसके साथ में इसका जो हम लोग प्लस करते हैं, किसके साथ में इसको जोड़ रहे हैं? तो श्चुना। श्चुना का मतलब क्या हुआ? श्चु के साथ इसका योग हो रहा है ना। श्चु के साथ क्या हो रहा है? इसका योग हो रहा है। अब क्या हुआ इस पूरे प्रकरण में ना, योग शब्द कहीं नहीं आया था ना संधियों में। पहले क्या आता था कि परे होने पर, है ना, ई को यणची, मतलब इक के स्थान पर यण हो जाता है अच के परे रहते, तो इक प्लस अच बराबर यण, है ना। इसी इसी प्रकार की सारी संधियां हम लोगों ने देखी हैं अब तक की। लेकिन अभी क्या है, परे होने की बात नहीं की इसने। इसने क्या बात की? योग होने की, है ना। योग हो रहा है, योग होने पर ऐसा। तो इस योग का मतलब क्या है, इसको हम लोग ध्यान पूर्वक समझते हैं, है ना। योग का मतलब आप सभी को अब ध्यान पूर्वक समझना है। तो मुख्य रूप से ना ये इस बात को कह रहे हैं, अब मैं पूरा फिर से इसको लिखता हूँ, कंडीशन क्या क्या है, और उसी में आप लोग को अर्थ को समझना है, याद से ध्यान से। अर्थ समझ जाएंगे तो पूरा संधि का जो प्रकरण है आराम से समझ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले एक तरफ क्या लिखेंगे? स
है ना, अथवा त वर्ग। ठीक है, इतना तो क्लियर था, इसी के स्थान पर हो रहा है। अब इसमें योग हो रहा है, किसका हो रहा है, तो तालव्य श और च वर्ग। ठीक है, बराबर क्या हो जा रहा था, तालव्य श और च वर्ग हो रहा था, यही ये संधि कहती है ना। अब योग का मतलब ये होता है ना, योग का मतलब ये होता है कि ये जो तालव्य श और ये जो च वर्ग है ना, ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये पर वाले पक्ष में ही होगा, बाद वाले पक्ष में ही होगा। ये तालव्य शकार और चवर्ग जो है ये पहले भी हो सकता है, ये सकार और तवर्ग क्या है, ये बाद में भी हो सकता है ना। योग का मतलब क्या होता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ये दोनों स्थितियां आगे पीछे दोनों तरफ कहीं भी हो सकती हैं, तो इसी को कहते हैं योग होने की स्थिति। समझ रहे हैं आप, जैसे कहते हैं ना कि 3 और 3 का जब योग करेंगे 5 के साथ तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 का योग भी 3 के साथ में करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये जो 3 है और ये जो 5 है, इसको यहां कर दो चाहे यहां कर दो, है ना, कहीं से भी करेंगे तो इसका योग क्या होगा, 8 होगा। तो इसी प्रकार से ये जो मूर्धन्य श और ये जो क्या है तवर्ग है, और इसके अलावा तालव्य श और जो चवर्ग है, ये आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। तो जो दंत्य स है ना, लेकिन किसके स्थान पर संधि होगी, क्या परिवर्तित होगा, ये परिवर्तित होगा। ये जो है ना, ये सकार और, ठीक है। अब एक मैं आप सभी को एग्जाम्पल पहले से, है ना, करेंगे तो ज्यादा आसानी से आप सभी समझेंगे। ठीक आपकी है, आवाज कट रही है। अच्छा, हेलो, इस समय आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी। ठीक है, बताते रहिएगा। और लोगों को आवाज आ रही है साफ साफ? सुरेंद्र जी, वंदना जी, बताएंगे आप सभी शीघ्रता से। जी गुरुजी आ जाओ आज। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, इंटरनेट आदि तो ठीक है मेरा। इस समय बताइए एक बार, इस समय आवाज आ रही है मेरी? जी। चलिए ठीक है, जहां भी समस्या हो फिर से बताना है। चलिए, तो ये एक स्थिति आ रही है हमारे सामने, कस जमा चित। ठीक है, कस जमा चित, है ना। तो अब देखेंगे कि ये स्थिति इस वाले सूत्र में घट रही है कि नहीं घट रही है, स्तोह चुना चूह वाले सूत्र में, क्योंकि सूत्र का अगर शर्त इसमें घटेगा तभी हम लोग संधि कर पाएंगे। ठीक है जी, अब व्यंजन संधि है, पहले स्वरों के स्थान पे परिवर्तन हो रहा था, ई के स्थान पे कुछ और हो रहा था, ऊ के स्थान पे कुछ और हो रहा था। ये व्यंजन संधि है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, व्यंजनों में विकार आएगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ क्या है, तालव्य श, ठीक है, अरे दंत्य स है, ठीक है। तो एक स्थिति हमारे सामने प्राप्त हो गई, स्तोह का मतलब क्या हो गया, एक तरफ स या तवर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, स है। आगे क्या है, ची है, ठीक है। ची का मतलब क्या है, चवर्ग हमें प्राप्त हो गया, है ना। ची का मतलब क्या है, चवर्ग हमें प्राप्त हो गया। तो हमारी संधि की जो शर्त थी वो कंप्लीट हो गई, है ना। एक तरफ तालव्य स अथवा तवर्ग होना, दंत्य स अथवा तवर्ग होना चाहिए था, और दूसरी तरफ तालव्य श अथवा चवर्ग होना चाहिए था, तो इसमें च हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है।
तो मैंने क्या कहा था, किसके स्थान पर परिवर्तन होगा, दंत्य स और तवर्ग के स्थान पर ही क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर दंत्य स है तो इसी को क्या हो जाएगा, वो संधि करके क्या हो जाएगा, तालव्य सकार हो जाएगा, है ना। तो केवल एक के ही स्थान पर परिवर्तन हो रहा है, तो ये क और ये दंत्य श को हमने क्या कर दिया, तालव्य श। अब आगे हमने क्या किया, चित्त जो है वो इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। चित्त जो है वो इसी प्रकार से लिख देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा शब्द, कश्चित, ठीक है जी। कश्चित ऐसा पूरा शब्द हमारे पास बन के आ जाएगा। कश्चित का मतलब होता है कोई, ठीक है। कश्चित बालकः आगच्छति, कोई लड़का आ रहा है, ऐसे करके। और कश्चित को ही अगर अगर हम लोग का कर देंगे तो काचित मतलब हो जाएगा बालिका के लिए, कोई लड़की, ठीक है। ये कह वाला है कस, ठीक है। विसर्ग को ही स कर दिया इसमें इन्होंने। तो ये वाला जो एग्जाम्पल था एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आप सभी को, उसके बाद मैं आप सभी से पूछूंगा। तो संधि हमारी देखेंगे कि उसकी शर्त यहाँ पर घट रही है कि नहीं घट रही है। तो एक तरफ हमारा क्या हुआ, सवर्ग प्राप्त हो गया, है ना, स प्राप्त हो गया, दंत्य स, ठीक है। तो शर्त एक हमारी कंप्लीट हो गई। एक तरफ दंत्य स अथवा तवर्ग होना चाहिए था, दूसरी तरफ क्या होना चाहिए था, च वर्ग अथवा तालव्य शकार। तो ये भी च यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो स और तवर्ग के स्थान पर ही क्या करना है, परिवर्तन हमें करना है। तो अगर स होगा तो इसको तालव्य श कर देंगे, तो कश्चित, कश्चित ऐसा रूप हमारे सामने, शब्द हमारे सामने बन गया, है ना। तो इतना प्रकरण आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, सभी लोग बताइए एक एक करके। सुरेंद्र जी, वृषभ गुरुजी जी, हमारे समझ में आ गया। वंदना जी, जी आगे। ठीक आगे है। आगे समझ में, चलिए ठीक है। अब एक और मैं आप सभी को बताता हूँ, जैसे मैंने कहा था ना कि ये पूर्व और पर दोनों के मतलब क्या है, योग होने वाली जो बात मैंने आपको कही थी कि ये इनका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि स और तवर्ग जो है वो पहले ही होंगे, वो बाद में भी हो सकते हैं, है ना। तो एक दूसरा उदाहरण उसको देख लेते हैं। एक मिनट खोजने दीजिए मुझे। इसमें लगभग इसी प्रकार के उदाहरण दे रखे इन्होंने। हाँ चलिए, एक मिला मुझे उदाहरण। एक उदाहरण इस प्रकार से है, याच जमा ना, ठीक है। याच यहाँ पर हलंत है और आगे है ना, है ना। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि ये संधि प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो एक तरफ हमें च प्राप्त हो गया, है ना। च किस में आता है, एक तरफ च वर्ग अथवा तालव्य शकार होना चाहिए, तो यहाँ पर च हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे क्या प्राप्त हो रहा है हमें, न, है ना, न प्राप्त हो रहा है, ना है, तो न प्राप्त हो गया। न किसके अंतर्गत आता है, त वर्ग के अंतर्गत आता है ना। तो एक तरफ च वर्ग अथवा तालव्य शकार होना चाहिए और दूसरी तरफ दंत्य स अथवा त वर्ग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि क्रम उल्टा हो गया, है ना। यहाँ पे च वर्ग पहले आ गया और त वर्ग बाद में आ गया, है ना। तो इसमें फिर भी स्तो चुना चूह वाली संधि लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, योग होने की बात कही थी, परे होने की बात नहीं कही थी इन्होंने। तो योग हो जाएगा इनका आपस में, और संधि में क्या होता है, वर्णों में परिवर्तन होता है, विकार आता है। तो यहाँ पर किस में विकार आएगा, जो सकार और तवर्ग वाला भाग होगा उसके अंदर विकार आएगा। तो यहाँ पर तवर्ग के अंतर्गत कौन सा भाग है, न है ना। तो त थ द ध न मतलब त वर्ग का क्या है, पांचवा अक्षर यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जो त वर्ग को हम लोग च वर्ग में कन्वर्ट करेंगे, उसको बदलेंगे, तो च वर्ग का भी क्या करेंगे, पांचवा अक्षर हम लोग यहाँ पे ग्रहण करेंगे, समझे आप लोग, ठीक है। न का स्थान कहाँ पर आता है,
त, थ, द, ध, न, 5वें नंबर पर। तो इसको च वर्ग में जब हमें बदलना है तो च वर्ग का भी 5वां जो वर्ण होगा उसको हम लोग लेंगे। तो च, छ, ज, झ, य इसका ग्रहण हो जाएगा। तो यहाँ पर न की जगह पर क्या हो जाएगा? या, ऐसे करके, ठीक है। तो इसी को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? याच्या, ठीक है। याच्या इस प्रकार से रूप बन जाएगा, है ना। याच्या मतलब मांगना, ऐसा करके होता है, ठीक है। याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, ऐसा भी है। याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ मांगना है तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति से मांगिए, तो हो सकता है आपको कुछ मिल जाए, है ना। अगर आप निकृष्ट व्यक्ति से कुछ मांगेंगे तो वो आपको देगा तो क्या ही देगा, हो सकता है आपके पास जो है उसे भी वो ले ले, ठीक है। तो याच्या इस प्रकार से रूप बन जाएगा। समझ गए? यहाँ पर न के स्थान पर परिवर्तन होकर के य ही क्यों हुआ? क्योंकि न क्या है? 5वां वर्ण है त वर्ग का, इसीलिए इसको जब च वर्ग में बदलेंगे तो च वर्ग का भी 5वां जो वर्ण होगा उसको हम लोग ग्रहण करेंगे, ठीक है जी। अब आगे एक एग्जाम्पल और आप सभी को समझना है, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। और इस एग्जाम्पल को वृषभ जी आप हल करेंगे, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। और सूत्र में इसको घटाना है, सूत्र की स्थितियों में इसको, कि कहाँ पर परिवर्तन होगा, क्यों परिवर्तन होगा, ये सब सारी चीजों को सरलता से बस बताते जाइए और बताइए मुझे कहाँ क्यों क्या परिवर्तन हो रहा है। चलिए वृषभ जी। वृषभ जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। जी 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 बताइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, अब बोलिए वृषभ जी, अब बोलिए। जी सद जमा जना। जी तो सबसे पहले शोना चू के माध्यम से देखा जाए तो अ, सद सद जो है यहाँ पे अ, स दंती स को छोड़ के ये आखिरी वाला जो ये द हलंत है वो तवर्ग मिल गया हमें। वेरी गुड। और जमा, अब इधर जो शू के तरफ है वो चवर्ग या श होना चाहिए, जी तालाबी श, ठीक है। तो वहां पे यहाँ चवर्ग मिल गया, चवर्ग का ज। ठीक है। वो जैसे आपने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि जैसे ना के जगह पे यहाँ हो गया, उस माध्यम से यहाँ सद जमा ज, क्योंकि इधर जो हलंत है जी वो आधा है तो इधर ज हो जाएगा। ज कैसे होगा यहाँ पर? जी ज कैसे हो रहा है यहाँ पर? यहाँ ज, क्योंकि हम स्टोव की तरफ जो ये नहीं, हो ऐसे रहा है आपको बताना है चवर्ग। कि यहाँ पर जो क्या है, त वर्ग का त थ द तीसरा अक्षर है, इसीलिए
च वर्ग का भी जो तीसरा अक्षर होगा, तीसरा वर्ण होगा, उसको हम लोग ले लेंगे। तो त थ द, जी इसीलिए च छ ज ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जी। चलिए बहुत सुंदर। हाँ, आपने जड़ इसका समझ लिया, ये देख करके मुझे बहुत खुशी मिली। चलिए, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है ना? तो आप सभी भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग व्यंजन संधि में आगे चलते हैं। इस संधि में अभी भी आप लोगों को कोई भी समस्या हो किसी को भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, नहीं तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे संधि उसको पढ़ते हैं। समस्या है किसी को कुछ? चलिए, शायद समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, आगे के हम लोग सूत्रों को पढ़ते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए शीघ्रता से अब करना होगा। चलिए, है ना? तो हमारा जो अगला सूत्र है ना, वो क्या है? अगला जो सूत्र है, संधि का सूत्र है, वो क्या है? ष्टुना ष्टुहु। ठीक है जी, आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से? बताएंगे एक बार? जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छा है। तो ये जो ष्टुना है ना, इसमें क्या है? तृतीया विभक्ति का एक वचन है, और जो ष्टु है इसमें भी क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब भी जैसे पिछला वाला जो सूत्र था ना, सेम वही ये बात कह रहा है ना? इस सूत्र से ही अगला नंबर का जो सूत्र है ना, वो क्या है? ये है। तो सूत्रों में क्या होता है ना, कुछ कुछ पदों का जिनका अर्थ आगे के सूत्रों में भी भेजना होता है, तो उसको लिखते नहीं है हर एक सूत्र में, है ना? तो यहाँ पर जो स्तोह है ना, इसका भी क्या है? अनुवृत्ति आ रही है, मतलब ये स्तोह जो पद है, ये इस सूत्र में भी आकर के घट रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो स्तोह है आया था, वो इस सूत्र में भी आकर के अपना अर्थ रख देगा, है ना? तो क्या अर्थ हो जाएगा हमारे पास? स्तोह ष्टुना ष्टुः, अर्थात दंत्य स और त वर्ग के स्थान पर ष्टुः अर्थात तालव्य श और ट वर्ग हो जाता है तालव्य श और ट वर्ग के साथ में योग होने पर, है ना? ये कंडीशन हमारे सामने आ गई। फिर से मैं एक बार लिख देता हूं अच्छे से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास? सबसे पहले दंत्य स और ट वर्ग, नहीं, त वर्ग है ना, एक मिनट, दंत्य स अथवा त वर्ग, समझेंगे इसको? बिल्कुल पूरा का पूरा सेम वही पिछला वाला ही सूत्र है, उसी प्रकार से है, बस तालव्य श और च वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श और ट वर्ग कर देना है आपको। ठीक है जी, तो इसमें क्या हो जाएगा? योग हो रहा है मूर्धन्य श अथवा ट वर्ग के साथ में, तो इसका बराबर क्या हो जा रहा है? मूर्धन्य श हो जाएगा और अथवा ट वर्ग हो जाता है ना? समझ में आ गया आप सभी को? अब योग हो रहा है, तो ये पद जो है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है? आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन किसके स्थान पर होगा? दंत्य स और त वर्ग के स्थान पर ही क्या होगा? वर्णों का परिवर्तन हो जाएगा, विकार आ जाएगा, है ना? क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। ठीक है, तो आप सभी को इतना प्रकरण समझ में आया इस सूत्र के अंतर्गत? सभी लोग को बताएंगे शीघ्रता से, इतना समझ में आ गया आप सभी जी को? वंदना जी, सुरेंद्र जी, जी। सुरेंद्र जी आप समझ रहे हैं अच्छे से? जी गुरुजी। ठीक है जी, चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके उदाहरणों को देखते हैं, तो आप सभी को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण है बहुत प्रसिद्ध, ये उदाहरण है,
ठीक है, ईश है जमा तह, है ना, ईश जमा तह, ये उदाहरण हमें प्राप्त होता है ना। तो अब देखेंगे कि ये जो स्थिति है इसमें इस सूत्र का जो अर्थ है ये घट रहा है कि नहीं घट रहा है ना। तो सबसे पहले मूर्धन्य श एक तरफ हमें चाहिए था, मूर्धन्य श अथवा ट वर्ग, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है मूर्धन्य श। और एक तरफ हमें चाहिए था त वर्ग अथवा दंत्य सकार, तो इस तरफ हमें त प्राप्त हो रहा है ना। तो एक तरफ त है, एक तरफ मूर्धन्य श है, मतलब यहाँ व्यंजन संधि की प्राप्ति हो रही है स्टुना स्टुहु इस सूत्र से। तो परिवर्तन किसके स्थान पर होगा, त के स्थान पर होगा, है ना। तो अब त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाएगा। तो त वर्ग चूंकि अपने वर्ग का त वर्ग क्या है, अपने ये जो त है ये त वर्ग का पहला अक्षर है त, इसीलिए ट वर्ग का भी जो है वो पहला अक्षर हम लोग कर देंगे ट, है ना। तो क्या रूप बन जाएगा, इश ट, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आया, बताएंगे एक बार, बोल करके बताइए आप सभी। ठीक है जी, चलिए बहुत सुंदर, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसको मिटाता हूँ, फिर अगला उदाहरण आप सभी से पूछूंगा मैं। वंदना जी आप तैयार रहिएगा इस बार, है ना। आप एग्जाम्पल को देख करके बताइएगा, और वंदना जी के बाद सुरेंद्र जी। तो एक उदाहरण है रामश, है ना, एक मिनट, रामस दंत्य स जमा टीकते षष्ठ, ठीक है जी, रामस षष्ठ। वंदना जी आप इसको बताइए क्या क्या इसमें परिवर्तन और विकार आएगा, किस वर्ण के स्थान पर क्या रूप बनेगा इसका। स्टु सूत्र से दंत्य वर्ग के बाद मूर्धन्य स और ट वर्ग होगा, तो मूर्धन्य स और ट वर्ग हो जाएगा। तो रामस में दंत्य सकार है और षष्ठ में मूर्धन्य सकार है। तो किसके स्थान पर क्या परिवर्तन होगा बताइए। के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। बहुत सुंदर, है ना। तो ये आधा स है, तो यहाँ पर आधा मूर्धन्य स हो जाएगा, फिर आगे षष्ठ, इस प्रकार से बन जाएगा, है ना। चलिए बहुत सुंदर, ऐसे ही कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। तो स के स्थान पर ही परिवर्तन होगा, या तो स के स्थान पर होगा अथवा त वर्ग के स्थान पर होगा, है ना। तो यहाँ पर स था इसीलिए स के स्थान पर हुआ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे सुरेंद्र जी का नंबर है, और सुरेंद्र जी से का उदाहरण बहुत, आपका उदाहरण बहुत अच्छा है, आसान है। तो आप बताएंगे उद जमा डी न, बताइए सुरेंद्र जी क्या होगा यहाँ पर। गुरुजी तो लगाऊंदे में ही नहीं। क्या गुरुजी इसमें है सकार तवर्ग, सकार तवर्ग में आता है दा, और मूर्धन्य शाह और टवर का योग है डीना का डी, डीना का डा। इसलिए जो उद का जो दा है उसके स्थान पे डा हो जाएगा, तृतीय अक्षर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दा के स्थान पे डा हो जाएगा। ड के स्थान पर ड, क्या बन जाएगा, उड्डीन। अच्छा चलिए बहुत योग सुंदर। में
योग हो रहा है तो आगे पीछे हर स्थिति में हो जाएगा, है ना। जी जी। चलिए बहुत सुंदर, आप सभी सीख गए, अच्छा लगा मुझे। आगे चलते हैं, जल्दी समझ जा रहे हैं आप लोग, है ना। अब टाइम कम लगा रहे हैं, पहले दूसरे सूत्रों में तो मैं परेशान हो गया था कि एक कक्षा में केवल 2 सूत्र हो पाए। चलिए ठीक मुझे है। आप इतनी आसान भाषा में समझा रहे कि समझ जाते हैं लोग। चलिए बहुत अच्छा है, समझ में आना चाहिए आप सभी को। आगे चलते हैं, आगे कुछ अब और थोड़ी सी तिगड़मबाजी वाली संधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसको समझेंगे आसानी से कर करके तो समझ में आ जाएगा सब, है ना। व्यंजन संधि है, थोड़ा सा व्यंजनों में विकार आता है, किसके स्थान पर क्या क्या, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, लेकिन समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, 2 सूत्रों को और करते हैं, दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते से हैं, तो हो जाएगा, आ जाएगा आप सभी को। चलिए अब आप सभी से प्रश्न पूछने वाला समय आ गया मेरा, अब है ना। तो अगला जो सूत्र है वो है झलाम जसवंते। झलाम जशो वंदना जी, ये जो जशोअंते है, जशोअंते, इसमें कौन सी संधि हो रही है। बताइए। वंदना जी, पूर्व रूप संधि। कौन से सूत्र से होती है। एंग पदांतादति। बहुत सुंदर, एंगः पदांतादति, ठीक है जी। चलिए बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न वृषभ जी से है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस सूत्र में, बहुत आसान सूत्र है। इसमें ये कह रहे हैं झलाम, झलाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है ना। बहुवचन। मतलब झलों के स्थान पर जशः में क्या है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है ना। जशः ऐसा एक पद है, और एक पद है अंते, है ना। अंते में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है जी। झलाम जशो अंते। तो अब क्या है, झलाम में क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, मतलब ये के स्थान पर ऐसे अर्थ को प्रकट करेगा, है ना। तो झलाम शब्द में जो मूल शब्द है वो क्या है, झल, है ना। झल शब्द क्या है, यहाँ पर मूल है। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि झल के स्थान पर, तो झल क्या है, एक प्रत्याहार है ना। झल क्या है, एक प्रत्याहार है। तो झलाम मतलब झल के स्थान पर जशः अर्थात जश हो जाता है। जश भी क्या है, एक प्रत्याहार है, ठीक है। झलों के स्थान पर जश हो जाता है। अंते, अंते का मतलब क्या होता है कि पद के अंतिम अक्षर परे होने पर, ठीक है। मतलब पदांत कोई शब्द होना चाहिए उसके परे होने पर। तो पदांत का मतलब आप सभी अच्छे से समझते हैं कि जहां पर सुप अथवा तिंग जो प्रत्यय होते हैं वे जुड़े होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पदांत कहते हैं, है ना। उसी को पद कहते हैं। तो पद हो गया सुप और तिंग, और इसी के साथ में जो जुड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं कि सुप और तिंग अंत में है जिसके, इसको क्या कहेंगे, पदांत, है ना। तो अंत्य का मतलब यहाँ पर क्या अर्थ लेंगे, पदांते, मतलब पद के होने पर,
ठीक है जी। पद के होने पर जो अंतिम जो अक्षर होगा ना इनका पद होगा, मतलब किसी न किसी सुप अथवा तिंगंत प्रत्यय से युक्त होगा वो पद, ठीक है, तभी यहाँ पर संधि की स्थिति होगी, है ना। तो आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहां पर ये जो पद वाला भाग है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही बस एग्जाम्पल समझिए, अर्थ समझिए कि झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है और वह पदांत शब्द होना चाहिए, अर्थात उसमें सुप अथवा तिंग प्रत्यय होने चाहिए, ठीक है। अब आगे वृषभ जी हमें बताएंगे झल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। चलिए वृषभ जी प्रत्याहार की गणना शुरू कीजिए अब। झ भ घ ढ ध एक मिनट ज आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। आप बताएंगे और मैं इस पे लिखता जाऊंगा, है ना, तब अच्छे से हो पाएगा। तो मैं तैयार हो जाऊं क्योंकि मुझे आज बहुत लिखना पड़ेगा आप सभी लोगों को समझाने के लिए। तो एक मिनट मुझे तैयार हो जाने दीजिए, एक मिनट बस। तब तक सोचिए अच्छे से कि हाँ कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं उसमें। तो चलिए आप क्या बता रहे थे। सबसे पहले आपने बताया झ झ, भ झ, झ के बाद भ, घ ढ आगे घ, घ आगे ढ ढ घ के बाद ढ, है ना। ज ब ग ड ड एक मिनट, झ भ घ ढ ध, उसके बाद ज ज ब ब ग ग ड ड द, आगे ख फ छ ठ थ ख फ छ ठ ठ थ थ च ट च च ट त, बहुत सुंदर, क प क प आगे श श स श श श स स ह। ह चलिए बहुत सुंदर। तो इतने सारे वर्ण आ गए झल के अंतर्गत, ठीक है। तो झल के अंतर्गत ना इतने सारे वर्ण आते हैं, तो ये प्रत्याहार सूत्रों के अंदर आपको बार बार काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, तो आप लोगों को थोड़ी सी समस्या होगी। इसीलिए इसका एक टिक याद कर लीजिए कि झल गुरु का मतलब होता है वर्ग का जो है पहला गुरुजी अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और चौथा अक्षर, और इसके अलावा जो ऊष्म वर्ण है ना श स श ह, ये वाले जो वर्ण होते हैं इन्हीं को झल प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं, है ना। झल प्रत्याहार का टिक आप लोग समझे कि वर्ग का पहला अक्षर, मतलब क वर्ग के अंतर्गत क। तो ये जो पूरा जो प्रकरण है इतना बड़ा जो हमने देखा अभी, इसके अंदर देखिए क वर्ग का जो पहला अक्षर है क यहाँ पर उपस्थित है, फिर आगे च वर्ग का च भी यहाँ पर उपस्थित है, आगे कौन सा वर्ग आता है ट वर्ग, तो ट भी उपस्थित है, त भी उपस्थित है ना, प वर्ग का प भी उपस्थित है। तो ये पांचों हमें प्राप्त हो गए। आगे मैंने आप सभी को बताया था कि दूसरा अक्षर भी इनका होता है इसमें, है ना। तो क वर्ग का दूसरा अक्षर क्या होता है ख, तो ये ख यहाँ पर प्राप्त हो गया, है ना। आगे इसी प्रकार से च वर्ग का दूसरा अक्षर कौन सा होता है च छ, है ना। तो छ खोजिए, छ कहाँ पर है, ये है छ। ट वर्ग का है ठ, ठ भी यहाँ पर है, और त वर्ग का है थ भी यहाँ पर है ना। प वर्ग का है क्या है फ, फ भी यहाँ पर हो गया। वर्ग का तीसरा अक्षर भी झल के अंतर्गत ही आता है, तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा क ख ग, ग कहाँ पर है यहाँ पर है ग। आगे है च वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होता है च छ ज, ज भी है यहाँ पर। आगे क्या कहा
ट वर्ग का तीसरा अक्षर ट ठ ड, ड भी यहाँ पर है। आगे है प वर्ग का, तो प वर्ग का प फ ब, ब भी यहाँ पर है ना। ठीक है, आगे कहा कि चौथा अक्षर भी, वर्ग का जो चौथा अक्षर होता है वो भी इसी के अंदर परिगणित किया जाता है ना। तो क ख ग घ, तो झ भ घ, घ आ गया। च वर्ग का क्या क्या हो जाएगा चौथा अक्षर, च छ ज झ, है ना, तो झ भी आ गया। अब आगे ट वर्ग का कौन सा है चौथा अक्षर, ट ठ ड ढ, है ना, तो ढ भी यहाँ पर आ गया, ड के बाद ढ है। और आगे प वर्ग का जो चौथा अक्षर है वो कौन सा है, प फ ब भ, है ना। और त वर्ग का क्या है, त थ द ध, है ना। और इसी प्रकार से ढ भी आ गया था इसके अंतर्गत ही। समझ गए आप लोग। तो सारे के सारे जो वर्ण है वो कवर हो गए झल के अंतर्गत। वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, अथवा ये जो ऊष्म जो वर्ण है ना, श स श ह, इसी को कहते हैं झल, है ना। आप सभी को झल का एक आसान भाषा में परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई अच्छे से, बताएंगे शीघ्रता से। जी गुरु जी, आगे समझ में। और आगे वृषभ जी हैं, आप बताइए, और लोग समझ में आया आप सभी को, जी जी। आ गया ना। भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, संधियां कठिन नहीं है, बस इसकी गर्दन आप सभी को पकड़नी है, बस सब आसान हो जाएगा, है ना। अब गुरु जी मैं आगे बताऊं? एक मिनट, आगे जश प्रत्याहार आ रहा है ना। चलिए सुरेंद्र जी आप बताइए, जश के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, जा बा गा डा दा। है ना। तो ज ब ग ड द, है ना। तो आप सभी ध्यान से देखेंगे ना, तो पांचों वर्गों के जो तीसरे अक्षर होते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं जश। जैसे क ख ग का ग आ गया, प फ के बाद क्या आता है, ब आ गया प वर्ग का, च छ ज के बाद ज आ गया, और ट ठ ड ट वर्ग का ड, त वर्ग का द, त थ द। तो वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा होता है, ये होते हैं, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो जस किसको कहते हैं, वर्ग के तीसरे अक्षर को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरफ क्या हो गया, अब ये स्थिति हमारी होगी, है ना। एक तरफ वर्ग का पहला अथवा दूसरा अथवा तीसरा अथवा चौथा वर्ण हमारे पास होगा, और इसके प्लस में क्या होगा, इसके प्लस में कोई भी पद होगा। ठीक है जी। और तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, समझे। ये स्थिति हमारे पास है, ठीक है ना। इतना आप सभी को समझ में आ गया, बताएंगे एक बार। इतना आप सभी को समझ में आ गया, स्थिति किस किस प्रकार की बन रही है जलाम जशोअंते के अंतर्गत। जी गुरु जी। ठीक है, अब एक उदाहरण देखते हैं, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप सभी को फिर उसके बाद। तो इसमें क्या है, ध्यान रखेंगे, एक और चीज का ध्यान रखेंगे, वर्ग का जो है ना, किसी भी वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा अथवा जो चौथा अक्षर होगा ना, तो उसी वर्ग का हम लोगों को बस तीसरा अक्षर करना है, ठीक है। तो अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। जैसे एक उदाहरण है, सुप जमा अंतः, और परिवर्तन किसके स्थान पर होगा, झलों के स्थान पर होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। झलों के स्थान पर का मतलब क्या हो गया, जो वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण होते हैं, उन्हीं के स्थान पर तीसरा वर्ण का बस इतना ही परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम सभी देख सकते हैं, सुप एक शब्द है जिसके अंत में हमें झल प्राप्त हो रहा है प, और इसके दूसरी तरफ क्या है, एक अंतः। अंतः शब्द कैसे बना, मतलब इसमें विसर्ग है, इसका मतलब इसमें सुप आदि जो प्रत्यय हैं वो जुड़े हुए हैं, तो प के साथ में इसका संयोग हो जाएगा पूरा अंतः का, है ना। यहाँ पर संधि हमें प्राप्त हो रही है। अब आगे ये जो
प है ये किस वर्ग में आता है? प वर्ग के अंतर्गत आता है। पहला अक्षर है प, तो प वर्ग का ही तीसरा अक्षर हो जाएगा प फ ब, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा सु, प के स्थान पर हो गया ब, है ना। और ये जो अ है इसी हलंत को कंप्लीट कर देगा ये, तो ब पूरा हो जाएगा। उसके बाद अ इसी में मिल गया था तो अंतः ऐसा मिल जाएगा, तो सुबंतः ऐसा रूप बन जाएगा। समझ गए आप लोग? प आधा था, हलंत था, तो ये जो अ है इसी में आकर के मिला और प को ब हो गया तीसरा अक्षर, तो सुबंतः ऐसा बन गया। आगे एक और उदाहरण आप सभी से मैं कराता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप सभी को ये। इसके बाद एक सूत्र बस और पढ़ना है जो इससे मिलता सा है, आप सभी को समझ में आ जाएगा, इसीलिए धैर्य से समझते रहिए बस। गुरुजी जगदीश। जगदीश को चलिए आप बनाइए फिर 1 मिनट। जगत जमा ईशः। नोट करते जाएंगे एक एक एग्जाम्पल को, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूं कम से कम उतना कीजिए, एग्जाम्पल अभी बहुत सारे हैं, दुनिया भर के हैं। चलिए सुरेंद्र जी समझाइए इसमें। जगत प्लस ईशः। तो गुरुजी यहाँ पे इस सूत्र का अर्थ है झलान झसोंदे का अर्थ है झलों के स्थान पर जस होता है पदांत में। तो यहाँ पे झल है ता में, जगत में ता, और परे है परे पदांत है ईशः, क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय लगा हुआ ईशा में, ठीक है। इसलिए हमारा पदांत भी मिल गया। तो ता के स्थान पे तृतीय अक्षर दा हो जाएगा। ठीक है जी, मिला देंगे, ता में ई मिल जाएगी, दा में ई मिल जाएगी, जगदीशः। चलिए बहुत सुंदर। एक उदाहरण वृषभ जी आप बनाएंगे इसका। उदाहरण में बोलो। उदाहरण कोई देखते हैं, आसान सा खोजते हैं इनके लिए। दिगंबरः। चलिए षडाननः। चलिए दिगंबरा ही करते हैं। चलिए वृषभ जी बनाइए उदाहरण को। जी। दिक क यहाँ के द्वारा कवर का क है और जमा इधर अंबर है, तो ये पद है, प्रत्यय है। हाँ पद है, तो यहाँ पे हलंत है का तीसरा, तो क्या हो जाएगा पूरा? कवर तीसरा अक्षर ग। अच्छा तो क्या बनेगा पूरा मिला के? और इधर से जो आएगा तो ये ग पूरा हो जाएगा, दिगंबर है ऐसा बन जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, आप सभी को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। एक और सूत्र देखते हैं जो इससे काफी मिलता सा है। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है जी। तो गुरुजी यहाँ पे झल क्यों कहा? इतने बहुत सारे उसमें अक्षर आ रहे, खाली चाय प्रत्याहार के लेते, चाय चा टा ता का प। नहीं, और भी वर्ण होते हैं ना, उनके स्थान पर भी होता है। इसमें क्या है, एग्जाम्पल जो है आपकी रचनानुवाद कौमुदी में बहुत कम दे रखा है ना। दूसरे तीसरे चौथे वर्णों का भी ग्रहण इसीलिए किया गया है क्योंकि वो सब भी आते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है जी। लेकिन होगा क्या, तीसरा ही आदेश होगा, जैसे ही होगा, इसीलिए इन्होंने सबको कह दिया। वैसे जो ऊष्म वाले जो वर्ण है स श स ह, उनका प्रयोग मुश्किल ही है कि कहीं होता है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी लिख दिया है क्योंकि उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है ना।
तो वर्ण मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि वो जिच्चा प्रत्याहार से भी काम चल जाता। हाँ सही बात है, लेकिन अब लिख दिया है, कहीं मिल गया तो कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बस हमें जानकारी रखनी है कि हाँ ये चारों का ग्रहण करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये जो चार हैं वर्ग के, इन सभी का ग्रहण करना है, बाकी जो भी मिलेगा तीसरा ही आदेश होगा। अब वो जैसे झल प्रत्याहार में 24 अक्षर आ रहे, हम्म। झल के स्थान पे जस होगा, जस है 5। जस 5 ही है केवल, क्योंकि तो तीसरा ही करना है ना। जी जी। चलिए ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है सूत्र जो है बहुत आसान है, वो सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम जस झसी, ठीक है जी, ये सूत्र है। तो पिछले वाले सूत्र में क्या कहा था इन्होंने कि पदांत शब्द होना चाहिए तभी हो पाएगी संधि, है ना। तो अब लोगों ने बड़ा वो किया कि महर्षि पाणिनि जी, हमारे लोक व्यवहार में बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं जो पदांत नहीं होने के बाद में भी उसमें संधियों का प्रयोग देखा जाता है ना, बीच में भी प्रयोग देखा जाता है। तो अब उसका कैसे करेंगे समाधान, तो इसीलिए इन्होंने अलग से सूत्र बनाया कि हाँ इन इन परिस्थितियों में क्या होता है, पदांत नहीं होने पर भी संधि हो जाती है। तो सेम पिछले वाले सूत्र के अनुसार ही है, झलाम मतलब झलों के स्थान पर जश मतलब जश आदेश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पदांत नहीं है अपितु झस प्रत्याहार के परे रहते। और जब आप सभी झस प्रत्याहार को अच्छे से इसको खोलेंगे तो आपके सामने निष्कर्ष क्या निकल कर के आएगा कि झस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर आता है बस, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग, वर्ग का तीसरा और चौथा अक्षर आता है झस के अंतर्गत, ठीक है। तो पूरी स्थिति क्या हो गई, अब मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे समीकरण के रूप में इसको बना करके, कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, है ना, प्लस तीसरा अथवा चौथा अक्षर बराबर तीसरा अक्षर, ठीक है। वंदना जी बताएंगी आप क्या आपने नोट किया जो मैंने अभी बताया था, समीकरण बताइए। वर्ण का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर प्लस तीसरा और चौथा अक्षर बराबर तीसरा अक्षर। वर्ण का नहीं वर्ग का, है ना, क वर्ग च वर्ग, वर्ग लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब इसको शीघ्रता से हम लोग समझते हैं झलाम जस झसी को, कि तीसरा चौथा वर्ण किस किस प्रकार से परे हो सकता है। अब इसमें क्या है, पद नहीं होगा, है ना, तो अब इसमें वर्ण भी हो सकते हैं, एक दो अक्षरों के छोटे मोटे वर्णों को बस ले करके संधि कर देंगे। पिछले वाले में क्या था, पदों के साथ में संयोग हो रहा था, लेकिन इसमें पदों के साथ में नहीं होगा। तो अभी आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आप सभी को समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, बुध, है ना, ये धकार है, बुध जमा धी, ठीक है जी, बुध जमा धी। तो सबसे पहले हमने देखा ध किसके अंतर्गत आता है, झल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये त थ द ध त वर्ग का चौथा अक्षर है, इसीलिए ये झल के अंतर्गत आ गया। अब आगे क्या कहा था कि झष होना चाहिए, मतलब वर्ग का तीसरा अथवा चौथा अक्षर, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, धी। तो यहाँ पर भी जो ध है ये किस नंबर पर आता है, चौथे अक्षर पर आता है ना, त थ द ध। तो अब हमने क्या कहा कि झल के अंदर ही क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, झल को ही जश आदेश हो जाता है, ठीक है। और आप लोगों के पास अगर रचनानुवाद कौमुदी है तो इसमें सूत्र जो है वो गलत लिखा हुआ है, जलाम झस झसी लिखा हुआ है, तो ये झलाम कर लेंगे इसको। मेरे पास जो संस्करण है उसमें गलत लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको ठीक ठीक से याद करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ध के स्थान पर ही जो त वर्ग है इसका तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो त थ द, है ना, त वर्ग का था त थ द ध,
तो इसी का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, त थ द, है ना। तो सबसे पहले भू, आगे हो गया द हलंत हो जाएगा और आगे क्या है, धी। तो इस प्रकार से बुद्धि ही ऐसा इसमें मिल करके बन जाएगा। ठीक है जी, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। और यहाँ पर जो धी है ना, ये कोई पद नहीं है, ठीक है। धी जो है ये पद नहीं है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें संधि हो जाएगी। तो पूरी इतना, बुद्धि से तो पूरा पद। हाँ, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण आप सभी से मैं, तीनों जो लोग हैं आप सभी से मैं कराता हूं, तो आप लोगों का और अभ्यास हो जाएगा। और आगे उदाहरण है इसमें, नेट वाला, रुको अभी इतने देर में, अभी 5 मिनट रुको। चलिए, वृद्धि। एक उदाहरण है, वंदना जी आप इसको करेंगे। एक उदाहरण है, लब जमा, 5 मिनट बाद आओ फिर देखते हैं। लब जमा ध, आप इसको हल कीजिए वंदना जी। छलांग जस झसे अर्थात झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, झल परे रहते। ठीक तो है, लभ, लभ में भ है, प वर्ग का प फ ब भ, चौथा वर्ग, ध ट वर्ग का चौथा वर्ग। तो भ के स्थान पर तीसरा, प वर्ग का तीसरा ब आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा फिर, लब्ध, है ना, लब्ध। लब्ध मतलब प्राप्त कर लिया। यहाँ पे कत प्रत्यय जो है वही जुड़ता है, त को फिर ध इस प्रकार से बन जाता है रूप आगे। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, समझ में आ गया आप सभी को, अच्छा लगा मुझे। आगे वृषभ जी आप भी एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाएंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। बस ये लास्ट सूत्र है, लास्ट उदाहरण है एक दो, उसके बाद समाप्त कर देंगे क्लास को। तो वृषभ जी के लिए हम लोग देते हैं उदाहरण। चलिए वृषभ जी ध्यान से देखेंगे, दुघ जमा धम, बनाइए उदाहरण, क्या बनेगा रूप, क्या क्या परिवर्तन होगा, बताते जाइए वृषभ जी। हेलो वृषभ जी, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को, वृषभ जी। चलिए सुरेंद्र जी आप बताइए इसको। चलिए, दुघ प्लस धम, गुरु यहाँ पे झल है, दुघ, दुघ में घा, और जस परे, जस परे है धम का धा, इसीलिए इसीलिए जो दुघ में जो घा है उसको गाव हो जाएगा। अच्छा, क्या बन जाएगा फिर पूरा उसको रूप, उसको जस होगा, उसको जस क्या होगा, जस होगा गाव हो जाएगा। दो गा और धम दुग्धम। ठीक मिला है, देंगे, दुग्धम। चलिए तो इस प्रकार से हमने देखा, झल जमा झस बराबर जस, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो वंदना जी आपने जो बताया था ना अपने उदाहरण को समझाते हुए, उसमें आपने ठीक से उस समीकरण को लिख लीजिएगा। सबसे पहले आएगा झल जमा झस, है ना, झस बराबर जस, ऐसा करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी इन उदाहरणों को देख
लीजिएगा। आप सभी को यदि अभ्यास करना हो तो रचनानुवाद कौमुदी में पीछे की साइड में दिए गए हैं, अथवा आप लोगों के पास लघु सिद्धांत हो तो उसमें भी सहायता ले सकते हैं। तो इन सूत्रों का जो अर्थ है उस पर ध्यान रखेंगे कि सूत्र आखिर क्या रहा है, उसमें विभक्ति कौन सी है और ये किस अभिप्राय को प्रकट कर रहा है। तो आप सभी संधियों का जो प्रकरण है उसको पूरा अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, फिर वो कभी भी कंफ्यूजन में नहीं होगा आपके, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल ओपन करके पढ़ाऊं इस चीज को। तो अब हमारी 2-3 क्लासेस और बची हुई हैं संधियों के विषय में, उसको हम लोग समाप्त करेंगे। और आगे जो व्यंजन संधि है उसके अंतर्गत रचनानुवाद कौमुदी में केवल 2 सूत्र लिखे गए हैं, लेकिन हम कम से कम 4-5 सूत्र अभी और पढ़ेंगे, क्योंकि और भी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो इसमें दिए नहीं गए हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे और नोट अवश्य करेंगे हर एक चीज को, चाहे आपको आता हो नहीं आता हो कोई बात नहीं, एक बार इस प्रकार से भी नोट कर लेंगे ताकि आप सभी किसी को कभी समझाएं पढ़ाएं तो भी एक बहुत आसान विधि से आप उसको बता सके समझा सकें। ठीक है जी। बाकी क्लासेस वगैरह को कंप्लीट करते रहें, आप सभी देख लिया कीजिए एक बार रिकॉर्डिंग वगैरह, तो अच्छे से आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा। तो आज की कक्षा भी हम समाप्त करते हैं और आप सभी से निवेदन है, कल रविवार है तो प्रेजेंटेशन आदि के लिए तैयारी कर लीजिएगा आप सभी अपने अपने विषय का। और कल 8:30 बजे से 10 बजे तक छोटा सा प्रेजेंटेशन हम सभी रखते हैं। आप लोगों का भी विषय तैयार होगा क्योंकि कारक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रेजेंटेशन के बहाने से क्या होगा, रिवीजन होता जाएगा, है ना। अभी आगे के जो प्रेजेंटेशन होंगे उसमें संधियों का प्रकरण भी ले सकते हैं। तो जो विषय हम लोग लेंगे उस विषय का आपका प्रेजेंटेशन के द्वारा तैयारी सुदृढ़ होती चली जाएगी, इसीलिए प्रेजेंटेशन में बढ़ चढ़ करके आप लोग भाग लीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना अलग चीज होता है, लेकिन उसको व्याख्यान रूप में प्रकट करना दूसरे के समक्ष, और जहां लोग हमें देख रहे हों, सुनने वाले हमारे सामने लोग हों 8, 10, 20, तभी हमारी वक्तृत्व कला का विकास होता है। और है ना, कहते हैं ना कि ज्ञान तभी सार्थक है ना जब उसका उपदेश किया जाए, जब उसको प्रवचन कर सके हम लोग। तो आप सभी तैयार रहें इस चीज के लिए, कल तैयारी करके आए। विषय में एक बार फिर से आप सभी को भेज दूंगा समूह के अंदर, और कल आप लोग दोपहर के समय में एक विशेष क्लास होगी, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे, 1-1.5 घंटे तक की अथवा 2 घंटे की। 10 लकारों के विषय में ये क्लास होगी कि 10 लकारों का किस किस काल में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ना। क्योंकि काल तो केवल 3 होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान, लेकिन इसमें लकार देख लीजिए 10 हैं, है ना। तो 10 लकारों का हमें प्रयोग आना चाहिए, क्योंकि अब 10 धातुओं में रूप याद करने के लिए कौमुदीकार हमें निर्देश दे रहे हैं प्रत्येक अभ्यास के अंतर्गत। तो हमें 10 लकारों का प्रयोग आना चाहिए कि वो किस किस लकार में किस किस काल में किस किस लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आज 4 सूत्र हमने पढ़े व्यंजन संधि के, स्तोः श्चुनाश्चुः, श्टुनाष्टुः, झलाम जशोवन्ते, झलाम जश झसी। तो आप सभी ने समझा अच्छे से, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने बहुत अच्छे से उदाहरणों को समझाया बताया, तो प्रसन्नता हुई मुझे बहुत। चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो अथवा कोई बात हो तो कहें, नहीं तो कक्षा को समाप्त करते हैं। गुरुजी मुझे थोड़ा अनुनासिक संधि पढ़नी थी गुरुजी। तो वो अगली कक्षा में हम लोग करेंगे ना, उसी को मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, अनुनासिक वाले को। तो अगली कक्षा को लीजिए, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो फिर बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलिए, इसमें दिया नहीं है तो मैंने इसीलिए कहा ना कि इसमें कुछ अधूरा है बहुत, और अनुनासिक संधि बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसको अच्छे से समझना चाहिए हमें। तो ठीक है, चलिए, और किसी का कोई बात हो तो आप लोग कह सकते हैं, नहीं तो कक्षा को समाप्त करते हैं। महोदय, कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई क्या? ओहो, अच्छा, हाँ, लिंक नहीं भेजा मैंने, रिकॉर्डिंग तो जा चुकी है। चलिए ठीक है, मैं आज भेजता हूँ, अभी याद नहीं रहा ना मुझे, तुरंत भेजता हूँ मैं कल की रिकॉर्डिंग, और आज की भी अब अपलोड करके भेज दूंगा 1-2 घंटे के अंदर।
चलिए ठीक है, और कोई बात? चलिए ठीक है, डॉक्टर माया जी को लग रहा है विलम्ब हो जा रहा है कार्यक्रम आदि के कारण से, तो जी कोई सर, बात, इस समय ट्रेनिंग वगैरह चल रही है थोड़ी, कोई लौटने बात नहीं में देर वो, हो जा रही है, 7 बज जा रहा है, अच्छा अच्छा, तो कोई जी बात नहीं, मार्ग अभी में फिर रहते हैं तो कल कुछ समय तक हम 9 बजे से भी कक्षा कर सकते हैं, किसी को समस्या तो नहीं होगी इसमें? आपको यदि विलम्ब हो जा रहा हो तो हम लोग 9 बजे से भी कक्षा को रख सकते हैं, नहीं एक सर दो कर लीजिए, कल से आ जाएंगे, कल से खाली हो जा अच्छा रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी वो ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी तो देर से छोड़ते थे वहाँ पे, जी जी जी, इस वजह से लेट हो जाता था आने में। चलिए कोई बात नहीं, एक दो ही क्लास छूटी हुई है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ सर, 1-2 क्लास छूटी हुई है जी 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 और संधि की आपकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे सर। जी जी जी, मुझे खुद भी खराब लगता है क्लास नहीं छोड़ने में, कोई बात लेकिन नहीं, छूटी जा रही है सर। हाँ जिम्मेदारियां है ना, दायित्व है आपके जी ऊपर, तो इसलिए हो जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, चलिए आप सभी जी को नमस्ते, ठीक है, नमस्ते शुभ सर, रात्रि। नमो नमः, शुभ रात्रि।